जय हिंद दोस्तों, कहाँ तक पढ़ चुके थे? वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, जो बताया था ना, इसमें वास्तविक संख्या में दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण था इस चैप्टर में। एक था हम लोग का यूक्लिड यानी ईडीएल, और एक था अंकगणित आधारभूत का प्रमेय। ठीक है, ईडीएल हम लोग का हो चुका है। ठीक है, 25 तारीख से क्लास चल रहा है ऑफलाइन, आज हो गया 29 तारीख, 3 दिन क्लास चल चुकी है, जिसमें से यूक्लिड समाप्त हो गया है, 3-4 दिन। अब हम लोग को पढ़ना है अंकगणित आधारभूत प्रमेय। यहीं से समझो, ईडीएल जो है, ये जो तुम्हारा छूटा हुआ है, इसको मैं किसी दिन कवर करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना, हम ग्रुप में भेज देंगे, वहां से देख लेना। ठीक, बाकी आज हम लोग आधारभूत अंकगणित का आधारभूत प्रमेय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, आज ही हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसे इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में कोई जरूरी है नहीं, सब लोग यूपी बोर्ड के हो। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी ही जानो, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अभी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमारा है क्या? ठीक है, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में लिख लो ये प्रमेय क्या होता है। तो अभी समझाते हैं, पहले लिख लो, उसके बाद समझा देंगे। लिखो, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को प्रत्येक भाज्य संख्याओं को प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में घातों के गुणनफल के रूप में। बैग को इधर रख दो, समझे सनी, बैग को इधर रखो और इसे बेंच पे रख के लिखो। क्या लिखे? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में 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 लिखने की विधि लिखने वाली विधि कर लेना। ठीक है, लिखने वाली विधि लिखने वाली विधि अंकगणित की लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घातों का गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक, अब देखो, इस प्रमेय में दो मुख्य शब्द आए हैं। कौन कौन से? एक भाज्य आया है और एक अभाज्य आया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। ठीक, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, ध्यान से देखना, भाज्य और अभाज्य क्या होता है। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो संख्याओं से अधिक से विभाजित होती हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि 20 है। ठीक है, अब इस संख्या को देखो, ये किससे किससे विभाजित हो रहा है। देखो, अगर 20 में हम 2 का भाग देंगे तब भी जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 से कटेगा। ठीक है, अब देखो, ये 4 से भी कटेगा,
ठीक है, 5 से भी कटेगा, ठीक है, 10 से भी कटेगा, ठीक है, और खुद 20 से कटेगा। एक से भी कटेगा। हाँ, एक से तो कटेगा ही, क्या है कि एक से सभी संख्याएं कटती हैं, ठीक है। अब 2, 4, 5, 10, 20 यानी 20 को विभाजित करने वाली संख्याएं कितनी है? एक को अगर मिला लेंगे तो कुल 6 संख्याएं हो गई, यानी 20 6 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, यानी 20 भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। यानी जो 2 संख्याओं से अधिक, मतलब कि 20 ऐसी संख्या है जो 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या हो गई भाज्य संख्या, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 2 ही संख्या से विभाजित होंगी, केवल और केवल 2 संख्या से विभाजित होंगी, 2 से अधिक संख्या से विभाजित नहीं होंगी। जैसे भाज्य संख्या में भाज्य संख्या कई संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो अभाज्य संख्याओं में ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्या में केवल वो संख्या 2 संख्याओं से विभाजित होगी, और वो 2 संख्या कौन कौन होगा ये देखो आगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 17 है, 17 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 17 एक अभाज्य संख्या है। अब ये बताओ कि 17 को कौन कौन संख्याएं विभाजित कर सकती हैं? 1 और 17। वाह, बहुत अच्छा। 1 और 17, 1 और 17 से केवल 17 विभाजित होगा। देखो, अगर देखोगे 1 से भी 17 विभाजित होगा और 17 से भी 17 विभाजित होगा, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 17 को विभाजित कर सके। 2 ही संख्या हुआ ना। अगर 2 संख्या से विभाजित कोई संख्या हो रही है तो वह भाज्य संख्या है, और 2 से अधिक संख्याओं से अगर विभाजित हो रही है तो वह हमारा क्या? भाज्य संख्या। भाज्य समझ गए, ठीक है। अब चलो, उसमें जहां पर प्रमेय लिखी हो ना, उसी के नीचे भाज्य और अभाज्य लिख लो, और इसमें कुछ उदाहरण डाल दो, ठीक है, जो बता रहे हैं जनाब। फिर नोट्स खोलो तो कुछ समझ में आ जाए कि भाज्य और अभाज्य मतलब क्या होता है। उदाहरण लिख दो। 20 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, और 10 से, और 20 से, ठीक है। यहां लिख देना ऐसी संख्याएं जो कई संख्या से होती है, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं, यहाँ के उदाहरण डाल दो। ऐसे 17, ठीक है, 17 केवल 1 से और 17 से विभाजित होगा, ठीक। और इसमें लिख देना ऐसी संख्याएं जो 1 से अथवा अपनी संख्या से विभाजित होती है, ठीक है। अब ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सब छोटी क्लास का है, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो बताना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे 0 लेवल से। हम ये मान चलते हैं कि तुम लोग को कुछ नहीं आता, ठीक है। हाँ, अब इतना लिख लिए। अब क्या पढ़ना है आगे देखो। भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब जो ये हमारा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। अभी तक जो यूक्लिड का प्रमेय अंकगणित का विभाजन प्रमेय का जो था, ईडीएल हमारा जो था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, इसमें केवल एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड साहब ने बताया था। लेकिन जो ये हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, इसके द्वारा हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएफ दोनों ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? यहां से हम लोग ज्ञात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है ये देख लो। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में अगर बात करें तो एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्त, और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, समझे ना। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अब देखो यहां तक लिख लियो सब लोग, इसको मिटा दें। चलो ठीक है, अब देखो आगे हम लोग आते हैं किस पे, अपने प्रश्न पे। अब हम लोग के एग्जाम से देखो ये सब सिर्फ छोटी सी बातें हैं, जानना चाहिए बस हो गया। अब ये नहीं है कि प्रमेय आ गया है तो उसका कथन लिखवाओ फिर सिद्ध करवाओ, ये सब बेवकूफी है। मैथ है, मैथ को केवल समझो, रटने का प्रयास मत करो। अभी यहाँ पे बोर्ड भर देंगे हम इसी आधारभूत अंग्रेजी के आधारभूत प्रमेय में, समझ में नहीं आएगा कुछ, तो ऐसे पढ़ने से क्या मतलब है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो जिससे हमको समझ में आए। आधारभूत प्रमेय जो जानना बहुत ही जरूरी था उसको बता दिया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे लो इसी में, आधारभूत प्रमेय में ही, आधारभूत प्रमेय में क्या कहते हैं कि जो ये क्रम है हमारा 1 2 4 5 10 20, ठीक है। अब ये जो हमारा क्रम है, नहीं अभाज्य संख्याओं में आओ, जैसे मान लो कि तुमको दे दिया गया यही 17 दे दिया गया, ठीक है। अब इसका अभाज्य खंड क्या है, इसका 1 और 17 है, ठीक है। अब हम कहें चाहे इसको 1,17 लिखो चाहे 17,1 लिखो, इससे कोई मतलब है नहीं, क्रम से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 17 में 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे, 1 गुणे 17 करवाओगे तब भी 17 ही आएगा, और 17 में 1 का गुणा करवाओगे तब भी 17 ही आएगा। यानी इसमें क्रम का कोई मतलब नहीं है, क्रम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ये चीज भी एक ध्यान कर देने वाली बात थी। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे अपने, कि हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे एग्जाम में आएगा और कैसे हम लोग को एग्जाम में हल करना है। ठीक, ये समझ के चलो कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में एकदम बहुत ही आसान आते हैं। इतना आसान आता है कि अगर थोड़ा सा भी मेहनत किए हो तो कर डालोगे, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है और ज्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखो, संख्याओं 6 और 20 के संख्याओं एक मिनट लिखो, रुको। उदाहरण लेने से पहले एक चीज और नियम देख लो, कैसे एचसीएफ ज्ञात करना है, कैसे एलसीएम ज्ञात करना है। ये चीज तो ध्यान ही नहीं दी अभी क्वेश्चन मत लिखो, हेडिंग लगाओ एक और, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधि। अभी तक तो हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ रहे थे ना, ठीक है। इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन अब डायरेक्ट अभी उदाहरण पे आ जाते हैं तो वहीं पे समझाते कि इससे किस तरीके से ज्ञात होता है। लेकिन उसके पहले लिख लो कॉपी में कि ज्ञात कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्या लिखना है तुम लोग को कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधि। उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधि में सबसे पहला पॉइंट लिखो, सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। उसमें लिखो सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। दूसरे पॉइंट में लिखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ बराबर, ठीक है।
दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF जब उन संख्याओं का गुणनखंड कर दोगे ना, अभाज्य गुणनखंड जब कर दोगे तब क्या करना है, तब तुम्हें क्या करना है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अभी लिख लो तो समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं सबसे छोटी घात का गुणनफल। सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक, अब लिखो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, तीसरे पॉइंट में लिख लो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए, यानी दो संख्या दे देंगे तुमको, ठीक है, दो संख्या दे करके दो संख्या देंगे, उसमें से एक HCF दे देंगे और LCM पूछ लेंगे, ठीक है, नहीं तो एक संख्या दे देंगे, HCF और LCM दे देंगे और तुमसे पहली संख्या पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसमें बराबर करके लिखो प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, प्रथम संख्या। अभी लिख लो, अभी समझाते हैं, ठीक है कैसे हल किया जाएगा, पहले पॉइंट से समझाएंगे, टेंशन मत लेना, अभी लिखो बस हो गया। लिखवा इसलिए रहे हैं कि समझाएंगे, उसके बाद तुम्हारी कॉपी में पढ़ा रहेगा तो जाके घर पे देखोगे समझ में आएगा, ठीक है। क्या लिखे, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCF, HCF गुणे LCF, HCF गुणे LCM, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM, यानी चौथे पॉइंट में हम क्या बोले हैं कि दो संख्याएं हैं, एक A है एक B है, ये बराबर होता है HCF इंटू LCM के, ठीक है, ये बताए हैं हम। हाँ, A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM होता है तीसरे पॉइंट में, ठीक। आगे लिखो पॉइंट चौथा, आगे समझाते हैं, भी टेंशन मत लेना। लिखो दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM, भाई HCF ज्ञात करना सीख लिए हम, अब LCM ज्ञात करना भी सीखो। दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM बराबर संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, संख्या काट देना, गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। लिख लिए। चलो आओ अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग सब कुछ समझेंगे क्या कैसे है कैसे नहीं है। पहले पॉइंट से लेंगे, ठीक है। HCF ज्ञात करने की विधि। अब HCF ज्ञात करना हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे HCF और LCM, एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे।
यहां देखो, यहां दिख रहा है ना, हम संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या ले लेते हैं? एक संख्या लेते हैं 65 और एक 117। ये दो संख्याएं हैं। क्या हुआ बालक? ये दो संख्याएं हैं। अब इन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला नियम पढ़ो, क्या लिखा गया है। दी हुई संख्याओं का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या हमारी 65 है। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना। इसको मिटा दें क्या? जगह हो जाएगा कुछ। हाँ, लिख लिए हुई हो, जगह कुछ हो जाएगा तो सही रहेगा। उदाहरण क्या है हम लोग का? कौन संख्या है? 65 और 117। ठीक है, अब इसको हम लोग का एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ एंड एलसीएम बराबर क्या? अब देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है कि जो संख्याएं दिया गया है इसका सभी अभाज्य गुणनखंड कर लो। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यही ना, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? हाँ, अब भाई छोटी संख्या होती है, अभी भाई जैसे बोले 17 देख लिए, बाकी जैसे 20 हुआ तो कर लिए। अब बाकी यहाँ पे 65 आएगा, अभी ये भी छोटा है, बाकी आगे 1000 में जाएगा, 4532। इसका अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। कुछ मत करो, हम लोग जो कक्षा 4-5 में पढ़े हैं ना, साइड में ऐसे करो, काम खत्म। ये वाली विधि जानते हो नहीं जानते हो? यहाँ पे 65 लिखो, उसके बाद स्कोर करो, बस यही विधि लगाओ। फिर यहाँ पे लाके उसका जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे लाके हम लोग पुट कर देंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे। ठीक है, चलो इसको 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से कट, देखो 3 से कौन संख्याएं कटती हैं ये भी याद रखना। 3 से वही संख्याएं कटेंगी जिन, अगर इनका योगफल 9 आता है तो वो 3 से कट जाएंगी। अगर इनका योगफल नहीं आता है 9, 3 से वो नहीं कटेंगी। ठीक है, जो संख्याओं में हम 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, वो संख्या 9 से, सॉरी योग उनका 9 आना चाहिए। जैसे 6 और 5 है, इनको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 11 आ जा रहा है, 9 नहीं आ रहा, यानी ये 3 से संख्याएं नहीं कटेंगी। जब 3 से संख्याएं नहीं कटेंगी, चलो आगे चलते हैं। भाई 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब जब लास्ट में 5 होता है तो केवल और केवल किससे कटती है? 5 से ही कटेगी, और किससे ही कटेगी? इतना जब हम सबको पता है तो डायरेक्ट 5 से यहाँ पे काटो। ठीक है, 5 से काटोगे, 5 के 5 पंक्तियां ही 15। अब ये 13 आ गया। 13 अभाज्य संख्याएं केवल अपनी ही संख्या से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। ये 13 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, संख्या में क्या क्या प्राप्त हुई? 5 और 13। तो यहाँ पे लिखो, इसका जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग को मिला वो 5 और 13 मिला। ठीक है, यहाँ पे कामा लगा लो। ये तो गुणा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, सबका मतलब वही है, गुणा लो। 5 × 13। और दूसरी संख्या क्या है? 117। अब इसका भी इसी तरीके से करो, यहाँ पे 3 से कट देंगे। ठीक है, अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 7 है, 7 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 से कतई नहीं कटेगा, तो 2 से कटेगा ही नहीं। आगे देखो 3 से, देखो 3 से कटने का नियम क्या है? योग कर दो इनका। 7 1 8 1 9, देखो 9 आ गया योग करने पे, यानी अब ये 3 से कटेंगी। चलो 3 से काटो, ये 3 3 का 9, और यहाँ पे 2 चला जाएगा ना, और 3 9 27। ठीक है, अब फिर देखो, फिर क्या ये 3 से कटेंगी? इनका योग करो, 9 3 12। अब 12 भी 3 से कटेगा, फिर से 3 से काटो, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 अभाज्य संख्याएं हैं, या तो ये 1 से कटेंगी या तो ये 13 से कटेंगी, तो 13 से काट दो, 1 हो गया। संख्या क्या मिला हम लोग का यहाँ पे? 3 × 3 × 13। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या बात करें एचसीएफ और एलसीएम की, अगला पॉइंट क्या है पढ़ो, एचसीएफ ज्ञात करने का। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी घात का गुणनफल। हाँ, अब वहां पे एक शब्द आया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि जब दोनों संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए ना, अब इसमें देखो जब कोई घात नहीं लगा तो उसकी घात 1 होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 3 और 3, ये आधार सेम है तो गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, तो 3 1 घात 3 1 घात, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2। इतना तो जानते हो। 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 हो गया, और ये पावर इसका 1 है, पावर इसका 1 है।
अब वहां बोला कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब देखो हमको HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 है, क्या देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 नहीं है, यहाँ पे कॉमन नहीं हुआ तो 5 हमारा HCF नहीं होगा। फिर देखो क्या यहाँ पे 13 है, 13 की घात 1 है, और यहाँ पे 13 की घात 1 है। 13 तो दोनों संख्याओं में कॉमन है और घात 1 है, ठीक है। ये भी चेक कर लो क्या 13 की जो घात यहाँ पे है कोई बड़ी घात तो नहीं है, दोनों में 13 की घात 1 ही है। और 3 अब चेक करते हैं, 3 तो 117 के अभाज्य गुणनखंड में आता है, लेकिन 65 के अभाज्य गुणनखंड जब किए तो 3 नहीं मिला। जब 3 नहीं मिला तो हमारे HCF नहीं होगा। यानी HCF के लिए दोनों संख्याओं में जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोनों संख्याओं में वो संख्याएं होनी चाहिए। तो केवल और केवल कौन कौन संख्या है, एक 13 है और बस 13 ही तो है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। और 13 जब समान हो गया अब घात देखेंगे, दोनों का घात सेम है, ठीक है, तो हम लोग का HCF हो जाएगा 13। यही चीज एक चीज और समझ लो, मान लो कि यहाँ पे कोई और संख्या होती है और 13 का घात 2 आ जाता, 13 का घात 2 आ जाता। अब बताओ 13 की घात 1 लिखते कि 13 की घात 2 लिखते। देखो वहां पे HCF ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि जो अभाज्य गुणनखंड आया है ना, उसका जो सबसे छोटी घात है, तो 13 तो कॉमन है। अब हमको पता चल गया कि 13 ही इसका HCF होगा क्योंकि दोनों में यही कॉमन है, ठीक है। लेकिन आगे जब ये देखेंगे हम लोग कि इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। अब बड़ी घात वाला 13 लिखेंगे, छोटी घात वाला 13 लिखेंगे, तो उसमें लिखाया गया है कि छोटी घात वाला लिखो, छोटी घात वाला ही HCF होगा। तो छोटी घात हमारा क्या है, 13 की घात 1, यही हमारा HCF हो गया, ठीक। अब हम लोग LCM की बात करते हैं इसमें। अब LCM कैसे ज्ञात होगा, देखो LCM कैसे ज्ञात करोगे पप्पा, चलो LCM ज्ञात करते हैं। HCF हो गया हम लोग का ना, इसको मिटा देंगे इसको, जरूर। अब LCM ज्ञात करने के लिए कुछ मत करो, क्या करना है जानते हो। अब LCM ज्ञात करने का नियम क्या है वो पढ़ो पहले। पूर्णांक का दी के लिए प्रथम संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर HCF इनटू LCM, AB बराबर LCM इनटू HCF, AB बराबर LCM इनटू HCF। सॉरी पॉइंट नंबर आगे वाला पढ़ो, और तीसरा वाला LCM ज्ञात करने का वो वाला है। संख्याओं का LCM में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब देखो, अब LCM ज्ञात करना है। अब ये कैसे ज्ञात होगा, कुछ मत करो। LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो, उसमें HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता था उसको उतारते थे, लेकिन HCF में क्या करना है, जो कॉमन है उसको भी उतारेंगे और जो कॉमन नहीं है दोनों में वो भी लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, हम 5 लिखेंगे। लेकिन ये भी ध्यान दो, अगर यहाँ पे 5 की पावर जो 1 है, अगर यहाँ पे 5 की पावर 3 होता और यहाँ पे 5 की पावर मान लो कि कुछ भी होता है 1 या 2 मान लेते, तो वहां पे क्या बोला है कि सबसे बड़ी घात, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी घात उतारना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 है, पहले 5 उतारो। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ही उतारो। अब देखो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13 की पावर 1 ही तो था ना। अब देखो 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, और 13 भी उतार लो, ठीक है, समझे इतना, ठीक। अब क्या करोगे, कुछ मत करो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉरी 1 मिनट में LCM का फिर से पढ़ो, उसका जो लिखवाए हैं। LCM बराबर क्या है, उभयनिष्ठ उसमें भी है क्या, देखो संख्याओं में उभयनिष्ठ उसमें भी होगा। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, प्रत्येक अभाज्य खंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसमें भी वही संख्या उतारना है जो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है ना। ये 5 नहीं उतरेगा वहां पे। अब देखो कॉमन कौन कौन सी है। अब यहाँ पे देखो ये 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 13 है, और यहाँ पर भी 13 है, और यहाँ पर भी 5 है।
सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि भाई अभी तो कहोगे कि यहाँ पे तो 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो कहे 5 क्यों नहीं उतारे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो जो कॉमन है उसको उतार लो एलसीएम में। ठीक है, अब आता क्या है कि 5 या 3, ठीक है, 5 और 3 को लिखना है। तो 5 और 3 में जो चीज कॉमन नहीं है उसमें ऐसी संख्या उतारो जिसकी घात सबसे बड़ी हो, ऐसी संख्या उतारो जिसकी घात सबसे बड़ी हो। तो 5 और 3 में किसकी घातें बड़ी है? 3 की। तो केवल और केवल क्या उतरेगा हमारा? 3 ही उतरेगा। ठीक है, अब पावर सही उतारना। ठीक है, बराबर। अब देखो जब बराबर आएंगे तब देखेंगे। अब देखो इसको हल कर लो, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इसको हल करोगे तुम्हारा ये 117 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इसको हल नहीं 117 नहीं आएगा, इसका एलसीएम आएगा 27 111। देखो ये आ गया ना, यानी क्या हो जाएगा हमारा, इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इतना ध्यान देना। अब दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या था? दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग का? सबसे लास्ट वाला तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या लिखवाए थे? a इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। पॉइंट नंबर तीसरा था हम लोग का कि दो संख्याएं हैं a एंड b और एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे क्या करेगा तुम्हें, या तो ये दो संख्या दे देगा और एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा। ठीक है, या तो तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ देगा और एक संख्या इसमें दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या पूछ लेगा। इसमें देखो 1 2 3 4 4 चीज है, 4 चीज में से 3 चीज तुमको देगा और 1 चीज पूछ लेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या हुआ कि तुमको प्रथम संख्या दे देगा। मान लो प्रथम संख्या हो गई 5 और इसका क्या कहते हैं एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, और द्वितीय संख्या भी दे देगा तुमको, द्वितीय संख्या दे दिया 65। ठीक है, अब देखो क्या ज्ञात करना, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना, एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम कैसे ज्ञात होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ मत करो, इसी सूत्र में लिखो। प्रथम संख्या 5 है और द्वितीय संख्या 65 है। ठीक है, द्वितीय संख्या 65 है। अच्छा, एलसीएम की संख्या हम गलत लिख दिए ना? नहीं 5 का एलसीएम 13 नहीं होगा। हाँ, तो वही चीज बोल रहे हैं, 65 और 13 संख्या कर लो ना। तो ये चीज बता दिया करो थोड़ा। प्रथम संख्या ले लेते हैं हम 65 और 117। ठीक है, जो अभी इसके पहले जो लिए थी संख्या है। अब देखो प्रथम संख्या 65 हो जाएगा और द्वितीय संख्या 117 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया? एलसीएम ज्ञात करना है हम लोग को। इनटू एचसीएफ कितना है? 13। अब देखो अब एलसीएम कैसे ज्ञात होगा? कुछ मत करो यहाँ पे। अब इस 13 जो यहाँ पे गुणा में है इसको बराबर किधर लेके आओगे? भाग में हो जाएगा। भाई पक्षांतर करना जानते हो नहीं जानते हो? ठीक है, तो वही करना है। इस 13 को जब इधर लेके आओगे बराबर के इस साइड, तो ये गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से हटा दो इसको। अब एलसीएम बराबर इसको ज्ञात करना। अब क्या करो, 13 से काटो, 13 का नाम 13, 13 25 65। अब क्या हो गया यहाँ पे? एलसीएम बराबर हो गया 117 गुणित 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा? 35 3 5 का 5 3 8 5 का 5 585। ठीक है, एक चीज फिर से गलती हुआ है। ठीक है, बताते हम थोड़ा भ्रमित हो गए थे। वहां पे जो अभी एलसीएम तुम लोग को समझा रहे थे ना, जो सबसे पहले बताए थे वो सही हम बता रहे थे। थोड़ा कहीं से माइंड में इधर उधर आया, थोड़ा भ्रमित हो गए। एलसीएम ज्ञात करना फिर से सीखो। ये हमारा पॉइंट नंबर तीसरा था, जो a इंटू दो संख्या देकर के एलसीएम और एलसीएम देकर कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये ज्ञात होगा। अभी केवल हम समझा रहे हैं, अभी आगे क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक चीज यहीं पे देख लो कि एलसीएम ज्ञात करना फिर से थोड़ा, इसकी पहले जो एलसीएम बताए हैं वो गलत है। ठीक है, संख्या हमारी क्या थी? 65 और 117। ठीक है, 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है हम लोगों का। तो 65 और 165 का फैक्टर जब हम लोग किया क्या मिला था? 13 और 5। और 117 का फैक्टर किए थे क्या मिला था? 3 का स्क्वायर इंटू
13 ये मिला था ना। इसमें जो हम सबसे पहले बताए थे ना कि चाहे कॉमन हो संख्या या कॉमन ना हो, सबको उतारो, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 को भी उतारो, ठीक है। लेकिन हाँ, अब देखो यहाँ पे बात आती है पावर की, तो पावर भाई एलसीएम में क्या करते थे, जिसकी पावर कम होती थी उसको हम लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जिसकी पावर सबसे बड़ी हो उसको उतारेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे आ गया होता क्या कहते हैं 3 की पावर 6, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 6 आ गया होता, यहाँ 3 की पावर 2 होता, तो हम इस 3 की पावर 2 को ना उतार करके 3 की पावर 6 को लिखते, ठीक है ना। ये ध्यान देना बस। अभी क्या हुआ, यहाँ पे 5 और 3 की पावर 2 और ये 13 कॉमन है, 13 की घात 1 ही है, तो 13 लिख लेंगे। अब जब इसे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 585, ठीक है। एलसीएम बराबर 585। एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, और जो तीसरा पॉइंट लिखा है वो हो गया। अब हम लोग आते हैं कि अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो करना कैसे है जिससे हमको पूरा का पूरा नंबर मिले, ठीक है। अभी तक केवल हम समझा रहे थे कि ये चीज ऐसा होता है। अब क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। संख्याओं 6 और 20 के संख्याओं 6 और 20 के ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो भी क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि मेरे पास जगह पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत स्लो में हम बोलेंगे, आप लिख लीजिए, बाकी यहाँ पे हम समझा देंगे, ठीक है। तो प्रश्न निकले, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब यही हुआ कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से हल करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, करना नहीं, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब चलो देखो, मान लो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब कैसे करना है भाई। विधि तो जानते हो, एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। चलो आओ, हमारी संख्या कौन कौन सी है, संख्याएं 6 और 20 है, ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसको ज्ञात क्या करना है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को एग्जाम में भाई। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा 3 होता, क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम हॉल में, तो क्या लिखोगे जानते हो, यहाँ पे बीच में लिखना प्रश्नोत्तर नंबर 3, प्रश्नोत्तर 3 नंबर करके ऐसे ही नीचे देखो लाइन कर देना, ठीक है। अभी मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन तुम लोग सीधे करना, ठीक है। अब देखो प्रश्नोत्तर नंबर 3, यहाँ पे लिखना हल। अब हल करोगे। अब हल करने की विधि क्या है, सबसे पहले क्या करो, जो तुमको संख्याएं दी गई है उसका भाज्य गुणनखंड करो। चलो यहाँ पे 6 है, 6 का भाज्य गुणनखंड करना है, 20 का करना है, ठीक है। आप कैसे करोगे भाई, ये छोटा है तो इसको कर लोगे 2 गुणे 3। अब 20 का करना है तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, हो गया ना। अब देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी 2 की घात 1, 2 की घात 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो समझे। अब देखो जब अभाज्य गुणनखंड हो गया तो हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हिंदी भी लिखो यार, अतः जब गुणनखंड हो गया तो यहाँ लिखो अतः एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ ज्ञात करने के क्या बताए, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों संख्याओं को जो अभाज्य गुणनखंड की हो, उस अभाज्य गुणनखंड में दोनों संख्याएं समान हो, और वही संख्या उतारेंगे जिसकी घात सबसे छोटी हो। देखो पहले चेक करो कि
कॉमन कौन सा है, उभयनिष्ठ कौन है दोनों में। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 क्या इसमें है, नहीं है। 5 इसमें क्या इसमें 5 है, नहीं है। लेकिन 2 इसमें है और 2 इसमें है। चलो 21 तो मिल गया, चलो 21 मिल गया। 2 उसमें है, 2 इसमें भी है, ये समझ गए। अब 2 ही तो होगा, लेकिन अब 2 की कितनी घात लगाएंगे एचसीएफ निकला है। तो बताए हैं कि सबसे छोटी घात, तो इसमें देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो सबसे छोटी घात कौन हुआ, सबसे छोटी घात 1 हुआ। तो हम लोग का कौन संख्या उतरेगी, 2 की घात 1, 2 की घात 2 नहीं उतरेगा। ठीक है, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 यानी 2 ही होगा। ठीक है, एचसीएफ हमारा 2 आ गया। जब एचसीएफ 2 आ गया तो आप हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम, अब एलसीएम कैसे ज्ञात होगा, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग को पता है कि चाहे कॉमन हो या ना कॉमन हो, सब संख्याओं को उतारना है। लेकिन बात यह है कि जब कोई संख्या 1 से अधिक बार आ जाएगा, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे ये 2 की पावर 1 ना होकर के यहाँ पे 5 होता, तो कौन सा उतारते। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है कि सबसे बड़ी घात को लिखते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे एलसीएम याद करें, 3 यहाँ पे है, अब यहाँ पे हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, 3 यहाँ पे लिखो, 5 लिखो। अब बात इसमें यही फंसती है कि 2 की पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो अब किसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 को लिखेंगे, 2 की पावर 2 को लिखेंगे। तो हमको पता है कि एलसीएम ज्ञात करते समय सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात कौन सा है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लो। ये क्या हो जाएगा, 15 15 चौको 60, यानी 2 की पावर 2 क्या दे, फिर एक स्टेप कर देते हैं हम, 2 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 15 और 15 चौको 60। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, एलसीएम। इधर ये हमारा आंसर हो गया और हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। ये हमारा सिग्नेचर नहीं है, ठीक है, ये आंसर लिखे हैं हम, नहीं समझ लो कि मैं अपना हस्ताक्षर कर दिया हूं यहाँ पे। इधर बगल हूँ, हो गया। आराम से उतारो, कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है। जहां ना समझ में आए, ठीक है, तुरंत पूछा करो, क्योंकि तुम हमारे सामने हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर अगला लिखो। लिखो संख्या 6, संख्या 6 कामा 72 और 120 का 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके पहले क्या हुआ, 2 संख्याएं आई थी, हल करना सीखे। अब यहाँ पे 3 संख्या आ गया। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करोगे 3 संख्या, कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग 2 संख्याओं को हल कर रहे थे वैसे इसको हल करेंगे। संख्या कौन कौन सी बताओ, 6 72 120। ठीक है, सबसे पहले जो अपना प्रश्नोत्तर डालना, फिर लिखना क्या, हल। ठीक है, अब आगे यहाँ से हल करेंगे। सबसे पहले 6 का फैक्टर करो, क्या हो जाएगा
2 गुणते 3, 72 का फैक्टर करो, क्या फैक्टर हो जाएगा? नहीं आता है दिमाग मत लगाओ, यहाँ 72 करो। अब ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो हमें नहीं आता है, ठीक है, हमें भी नहीं आता है तभी कर रहे हैं। चलो आओ 2 गुणे इसको फैक्टर करो। देखो तो लास्ट में 2 है, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से लेकर जाओ, 3 3 9, 3 1 3। अब मिला क्या हम लोग को? यही उतार लो, यही बाजू गुणनखंड है। 2 इंटू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणते 3, यही 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणते 3, ठीक है। अगर हम कहें कि इसे क्या लिख सकते हो? 2 के साथ 3, 3 के साथ 2, ठीक है। अब देखो इससे क्या लिख सकते हो? 2 की घात 3 गुणते 3 की घात 2, ठीक है ना? समझ गए ना कैसे लिख सकते हैं? समझे। और क्या 120 है। अब 120 का हम लोग को क्या करना है? गुणनखंड करना है। चलो यहाँ पे करो 120 का गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 6 12 0 हो गया, 2 3 6 0 हो गया, 2 1 2 5 हो गया। अब 2 से जाएगा नहीं, ठीक है, जोड़ो 5 1 6, 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 से जाएगा। अब इसको उतार लो, यहाँ पे हो गया ये 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। अब इसे क्या लिख सकते हो? 2 की घात 3 और गुणे 3 गुणते 5, ठीक है, इतना कर सकते हो। अब मेरा मेन ये है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? अतः यहाँ लिख देना HCF और LCM ज्ञात करना। HCF कैसे ज्ञात होगा? अरे एक संख्या और बची है क्या? नहीं, ठीक है, एक ये है, 3 संख्या। अब देखो HCF कैसे ज्ञात होगा? पहले तो ये चेक करो कि तीनों में कौन संख्या कॉमन है। सबसे पहला काम यही करना है HCF ज्ञात करने के लिए तीनों संख्याओं में देखो कि कौन संख्या कॉमन है। यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 2 है 2, यहाँ देखो 2 है 2। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हाँ है 3, यहाँ भी 3 है, हाँ है 3। क्या यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यानी 5 हमारा तो नहीं होगा, लेकिन 2 और 3 में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। अब देखो कि 2 में से कौन उतरेगा, 3 में से कौन संख्या उतरेगा। तो देखो इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 3 है। तो बताए हैं कि अभाज्य HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे छोटी घात होगी, कॉमन वैल्यू की जो छोटी घात होगी उसी को उतारेंगे। यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो कौन सा उतारेंगे? 2 की घात 1, 2 की घात 1। अभी 3 भी कॉमन है, 3 को भी लिखना है गुणे। यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, ठीक है। अब कौन उतारेंगे? 3 की घात 1, जो सबसे छोटा होगा उसी को उतार लेंगे। अब कोई कॉमन वैल्यू है नहीं, जब कोई कॉमन वैल्यू नहीं है तो हम लोग का ये क्या हो गया? 6, इसका HCF हो गया। अब बात करेंगे हम लोग LCM की। LCM में क्या करेंगे? अब LCM में जो कॉमन है नहीं कॉमन है सबको उतारेंगे। देखो इसमें 2 तो सब में कॉमन है, लेकिन उतारेंगे कौन सा? जो सबसे बड़ी घात होगी LCM में। जस्ट HCF उल्टा करो तो क्या? इसमें 2 की घात 3 को उतारेंगे और 3 में 3 की घात 2 को लिखेंगे और 5 है 5 को लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9 करोगे, 2 दूना 4 दूना 8 गुणते 9 गुणते 5 बराबर कर दो, इसका मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा? 8 5 40, 9 चौक 36, 360, ठीक है। 360 हमारा LCM आ गया और HCF हमारा 6 आ गया। उतार लो।